नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम के खाता धारकों को मिलने वाले लाभांशों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, इसके लिए कौन योग्य है, न्यू पेंशन स्कीम से निकासी का क्या प्रोसीजर है, न्यू पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर की 60 वर्ष से पूर्व मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को क्या लाभांश और पेंशन देय होगी, सब्सक्राइबर के इनवैलिडेशन बोर्ड होने पर उसे क्या लाभांश और पेंशन मिलेगी, न्यू पेंशन स्कीम से 60 वर्ष के बाद क्या क्या लाभांश और पेंशन मिलेगी, न्यू पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर को आयकर में छूट के क्या नियम हैं, न्यू पेंशन स्कीम में आपका पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट होगा, विभिन्न वेतन लेवल के पदाधिकारियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर क्या क्या लाभांश और पेंशन मिलेगी, एनपीएस के लेटेस्ट अपडेट क्या हैं। अब मैं आपको न्यू पेंशन स्कीम से एक परिचय कराता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा 1/1/2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत 1/1/2004 और उसके बाद के भर्ती सभी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम से गवर्न होंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम आर्म फोर्सेस पर लागू नहीं है। सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के 1/1/2004 एवं उसके बाद के भर्ती समस्त कर्मचारी भी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत कवर होंगे। न्यू पेंशन सिस्टम को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA रेगुलेट करता है। पेंशन फंड न्यू पेंशन स्कीम में दो प्रकार के खाते होते हैं, टीयर 1 एवं टीयर 2। टीयर 1 में गवर्नमेंट सर्वेंट को बेसिक पे प्लस DA की 10% राशि जमा करनी आवश्यक है। मैचिंग कंट्रीब्यूशन के रूप में वर्तमान में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% है। टीयर 1 अकाउंट से राशि की निकासी नहीं की जा सकती। टीयर 1 अकाउंट से 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण करने पर एग्जिट किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य नागरिकों के लिए टीयर 1 खाते में ₹500 से कम का अंशदान जमा नहीं करवाया जा सकता एवं एक वर्ष में इसमें कम से कम ₹1000 का अंशदान जमा करवाना आवश्यक है। टीयर 2 अकाउंट टीयर 1 अकाउंट धारक ही खोल सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट में जमा राशि की निकासी की जा सकती है एवं सरकार इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती है। टीयर 2 अकाउंट कम से कम ₹1000 जमा कर खोला जा सकता है एवं इसमें एक बार में कम से कम ₹250 जमा किए जा सकते हैं। न्यू पेंशन स्कीम का रिकॉर्ड सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी रखती है एवं इसमें बहुत से फंड मैनेजर होते हैं जो कि सब्सक्राइबर को विभिन्न स्कीमों में इन्वेस्टमेंट हेतु प्रस्तावित करते हैं। एनपीएस में खाता खुलने पर 16 अंकों का परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर आवंटित किया जाता है। अब मैं आपको ENPS के बारे में बताऊंगा। सब्सक्राइबर अस्थायी लेखा संख्या अर्थात पैन द्वारा ENPS में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक जानकारी www.enps.nsdl.com पर विजिट कर ली जा सकती है। पहले से एनपीएस खाता धारक भी www.cra-nsdl.com पर विजिट कर अपने ऑफलाइन खाते को ENPS में बदली कर सकते हैं। ENPS में खाता बदली करने पर खाता धारक अपने IPIN का प्रयोग कर मोबाइल नंबर एवं ईमेल बदली कर सकता है। टीयर 2 अकाउंट होल्डर स्कीम प्रेफरेंस को बदली कर सकते हैं। FATCA सेल्फ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ENPS में अकाउंट होल्डर के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की सुविधा भी है। CRA सिस्टम पर IPIN का प्रयोग कर अकाउंट होल्डर स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन देख सकता है। स्टेटमेंट ऑफ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन को डाउनलोड कर सकता है। यह स्टेटमेंट आयकर अधिनियम 1961 के तहत इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए मान्य है। पैन कार्ड गुम होने पर अकाउंट होल्डर CRA सिस्टम से ऑनलाइन पैन कार्ड डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकता है, IPIN जनरेट कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यू पेंशन स्कीम से आंशिक निकासी के क्या प्रोसीजर हैं। 3 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले अकाउंट होल्डर पूरी सेवा के दौरान 3 बार ENPS से बिना वापसी के स्वयं कंट्रीब्यूट की गई राशि के 25% के बराबर राशि निकाल सकते हैं। यह राशि जिन उद्देश्यों के लिए निकासी की जा सकती है वह इस प्रकार से हैं: स्वयं के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, स्वयं के बच्चों की शादी के लिए, कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्सेट्रा, फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एनी अदर सेल्फ development activities, for establishment on venture or any startup, to meet medical and incidental expenses arising out of the disability incapacitation suffered by the subscriber। अब मैं आपको डिसमिस, डिस्चार्ज, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त,
पर जाने वाले पदाधिकारियों को मिलने वाले लाभांशों के बारे में बताऊंगा। यदि सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाता है और उसका एनपीएस में जमा कुल अंशदान रुपये 2.5 लाख या उससे कम है तो 100% लमसम अंशदान निकासी किया जा सकता है, और 2.5 लाख से अधिक है तो केवल 20% की ही निकासी की जा सकती है तथा शेष 80% धनराशि किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास लगाना आवश्यक है। शेष 80% धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्ति की आयु होने पर पेंशन के रूप में होता है। इसका क्लेम करने के लिए फॉर्म 102 जीपी भरा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएस अकाउंट होल्डर की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को क्या क्या लाभांश मिलेंगे। यदि एनपीएस अकाउंट होल्डर की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो अकाउंट होल्डर के उत्तराधिकारी को एनपीएस में जमा अंशदान की राशि यदि 5 लाख रुपए या इससे कम है तो उसकी पूर्ण रूप से निकासी की जा सकती है, एवं यदि राशि इससे अधिक है तो केवल 20% राशि की ही निकासी की जा सकती है तथा शेष 80% राशि किसी एन्युटी प्रोवाइडर के पास लगाना आवश्यक है। उत्तराधिकारी को अंशदान के एवज में प्रोविजनल आधार पर पारिवारिक पेंशन देय करने का भी प्रावधान है। इसके लिए उसको ऑप्शन देना होगा कि उसको अंशदान चाहिए या पारिवारिक पेंशन चाहिए। अब मैं आपको अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति पर जाने वाले पदाधिकारियों को मिलने वाले लाभांशों के बारे में बताऊंगा। यदि एक एनपीएस अकाउंट होल्डर अधिवर्षिता पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होते हैं तो अकाउंट होल्डर को एनपीएस में जमा अंशदान की राशि यदि 5 लाख रुपए या इससे कम है तो पूर्ण रूप से निकासी कर सकता है, एवं यदि राशि इससे अधिक है तो केवल 60% राशि की ही निकासी की जा सकती है तथा शेष 40% धनराशि किसी एन्युटी प्रोवाइडर के पास लगाना आवश्यक है। अब मैं आपको एनपीएस अकाउंट में जमा होने वाली राशि पर आयकर में छूट के क्या नियम हैं उनके बारे में बताऊंगा। अकाउंट होल्डर द्वारा एनपीएस अकाउंट में जमा कराए जाने वाले 10% वेतन पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD1 के तहत छूट है। यह छूट धारा 80 CCE के तहत छूट की ओवरऑल सीलिंग 1,50,000 रुपये तक ही है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD1B के तहत 50,000 रुपये तक की छूट ली जा सकती है, जो कि धारा 80 CCE के तहत मिलने वाली छूट की ओवरऑल सीलिंग 1,50,000 रुपये से अतिरिक्त होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में सरकार द्वारा जमा की जाने वाली 14% राशि एवं अन्य कर्मचारियों के मामले में उनके नियोक्ता द्वारा एनपीएस अकाउंट में जमा की जाने वाली 10% राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD2 के तहत छूट है, और यह छूट धारा 80 CCE के तहत मिलने वाली छूट की ओवरऑल सीलिंग 1,50,000 रुपये के अतिरिक्त है। ऐसे व्यक्ति जिनका स्वयं का रोजगार है एवं वह एनपीएस में खाता खोलते हैं तो उन्हें उनकी वार्षिक इनकम की 20% तक की राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD1 के तहत छूट है। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत मिलने वाली छूट की ओवरऑल सीलिंग 1,50,000 रुपये तक ही है। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD1B के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट ली जा सकती है, जो कि आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत मिलने वाली छूट की ओवरऑल सीलिंग 1,50,000 रुपये से अतिरिक्त होगी। एनपीएस खाते में अपने स्वयं की जमा राशि की 25% तक की आंशिक निकासी की राशि पर भी आयकर में छूट है, लेकिन यह छूट PFRDA द्वारा स्पेसिफाइड की गई शर्तों के अधीन है। अकाउंट होल्डर के अधिवर्षिता या 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एन्युटी खरीदने पर दी गई राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 CCD5 के तहत आयकर में छूट है, लेकिन एन्युटी से प्राप्त होने वाली आय पर सेक्शन 80 CCD3 के तहत आयकर देय है। अकाउंट होल्डर के अधिवर्षिता या 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर एनपीएस से मिलने वाली 60% लमसम की राशि पर धारा 10(12)A के तहत आयकर में छूट है। अब मैं आपको एनपीएस में निवेश के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। अकाउंट होल्डर को एनपीएस में निवेश हेतु पेंशन फंड मैनेजर एवं स्कीम प्रीफरेंस का चयन करना आवश्यक है। अकाउंट होल्डर को बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें से वह ऑप्शन का चयन कर सकता है। इसमें चयन के लिए 4 एसेट क्लासेस हैं: इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। एनपीएस के अंतर्गत जो पेंशन फंड मैनेजर सिलेक्शन हेतु उपलब्ध हैं वह इस प्रकार से हैं: आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन
मैनेजमेंट लिमिटेड, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए NPS को पूरा कवर करने के लिए मैं विभिन्न वेतन लेवल के पदाधिकारियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर क्या क्या लाभांश मिलने की संभावना है आदि के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि अगले 2-3 दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आपके लिए आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।